तो लिखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसी को कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम पहले बना लें। बनाते रहिए, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम अच्छे से बनाइए, मेरे डायग्राम को पे मत जाइए, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। डिटेक्टर, गोल्ड फॉयल, 10⁻⁶ मीटर to 10⁻⁸ सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम। आ जाओ आ जाओ।
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम पे सब लोग आइए, 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एच अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको समझा दो, आप लोग को नोट्स दे दें? ऐसा किया जा सकता है? हाँ, अरे बना तो लोगे बेटा, बहुत है, इसी बात नहीं कर रहा हूं अभी, बहुत है, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा। चलो जल्दी बनाओ, मैं सोच रहा हूँ तेजी से पढ़ाने का लिए कैसे करें। चलिए समझाओ, जल्दी से बनाओ। देखो तुम लोग तेज बनाओ फिर बेटा, थोड़ा बहुत बना लो, बाकी मैं नोट्स दे दूंगा, नहीं बना पाना तो। लिखाना भी इसमें बहुत है, समझाते जाए, लिखाने का नोट्स दे दूं? बोलो, पढ़ लोगे मेरी हैंडराइटिंग? नहीं पढ़ पाओगे? कौन बोला नहीं? बड़े गल। चलो चलो जल्दी, इसमें लिखाना बहुत है बच्चों, क्या करें, मॉडर्न फिजिक्स में लिखाना बहुत है। चलो ठीक है, समझो, नोट हो गया? देखिए ये आपका क्या है, कोई लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स में कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, बिस्मथ को रखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम एनर्जी दे रहे हैं लगभग 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन टू 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये वोल्टेज है तो ये वोल्टेज है, क्यों है इसके पीछे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, ये है तो ये है, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही परफॉर्म किया है। किसने परफॉर्म किया है? ये आपके रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, इनका नाम है एच गीगर एंड अर्नेस्ट मर्डन, ठीक है, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। किसने एक्चुअली परफॉर्म किया? तो इन्होंने परफॉर्म किया। किसके सजेशन पे परफॉर्म हुआ? तो रदरफोर्ड के सजेशन, मतलब सजेशन पे परफॉर्म हुआ। लेकिन इस पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक आपका एटम का मॉडल दिया। एटम का मॉडल किसने दिया? इन्होंने नहीं दिया, किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल परफॉर्म इन्होंने किया था, एच गीगर एंड अर्नेस्ट मर्डन, ठीक है। तो अपना एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे थे, तो एक सोर्स ऑफ, अब ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भी क्या कर रहे होंगे? चेंज कर रहे होंगे, वोल्टेज को भी चेंज कर रहे होंगे, जो भी कहानी कर रहे होंगे उससे हमसे मतलब नहीं। यहां पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा निकला, अल्फा पार्टिकल यहां पर निकला। तो बेटा देखो केवल यहीं पे तो निकला नहीं, इधर भी निकला, इधर भी निकला, ऐसे हर दिशा में क्या कर रहा था? निकल रहा था अल्फा पार्टिकल। तो हमने ये लगा दिया लेड ब्रिक्स। क्या लगा दिया? लेड ब्रिक्स। और इसका क्या काम है? इसका काम है एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन। रेडिएशन यहां पर क्या है? रेडिएशन मतलब काइंड ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल में भी क्या है? एनर्जी है। तो उसको ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये बहुत पतला सा है, ऐसे दोनों तरफ से लगा दिया गया, तो इधर के जो रेडिएशन, इधर के रेडिएशन है, उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और यहां पर देखो बहुत सारे थे अल्फा पार्टिकल, थे यहां से निकल रहे थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे निकल रहे। अब ये तुमने लगा दिया यहां पे, तो अब यहां से सिंगल अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? पास करेगा। तो जो स्कैटर्ड थे अल्फा पार्टिकल अब क्या बन गई? बीम बन गई। अब क्या बन गई? बीम। तो इनका दो काम है, लेड ब्रिक्स का दो काम है। एक काम है एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब, मतलब जो रेडिएशन उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। दूसरा अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे हैं उनकी एक इसकी बीम बनाना। इसमें एक टर्म है कोलिमेट। क्या है? कोलिमेट अल्फा पार्टिकल इनटू बीम। यही शब्द है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल शब्द है ये कोलिमेट। इसको कोलिमेट करना कहते हैं। क्या कहते हैं?
कोलिमेट करना कहते हैं। अल्फा पार्टिकल को किसमें बना, थिन बीम, किसमें, थिन बीम, पतली सी बीम बना दिया। ठीक, उसके बाद ये आए हम किस पे, अच्छा फॉयल तो आप लोग जानते हैं सब लोग, खाना गरम रखते हैं किसमें, सिल्वर फॉयल। देख तो बहुत पतली सी होती है, एकदम पतली, यहां पर सिल्वर की नहीं है, कौन सी है, गोल्ड फॉयल। फॉयल का मतलब क्या है, वही मतलब क्या है उससे, कल हम लोग क्रिस्टल पढ़ रहे थे, निकल क्रिस्टल पढ़ रहे थे, याद है। तो एक लेयर ये थी, यहां पर क्या थे, एटम्स थे, फिर उसमें और दूसरी लेयर थी, उसमें भी क्या था, एटम्स था, फिर तीसरी लेयर थी, इसमें कोई नहीं, सिंगल लेयर है, मतलब एटम की कितनी लेयर, सिंगल, इतनी पतली है कि उसमें क्या है, सिंगल लेयर है। कल पढ़ा था ना निकल क्रिस्टल, उसमें क्या थी, बहुत सारी लेयर्स थी, इसमें कितनी है, एकदम थिन लेयर, तो कितनी है, सिंगल लेयर। उसकी आप थिकनेस देख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁸ मीटर। एवरी डेटा इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन सी फॉयल यूज हुई, उसकी थिकनेस क्या थी, क्या था, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम। फिर यहां से अल्फा पार्टिकल आया, इससे टकराया, अल्फा पार्टिकल आया, इससे टकराया, तो देखो 99.86 अल्फा पार्टिकल तो बिना डेविएट हुए सीधा निकल गया। और यहां पर एक जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जब ये अगर निकल रहा है, अगर मान लो यहां पर फॉयल नहीं है, सपोज दैट फॉयल नहीं है, आके यहां पर टकराया, तो टकराया तो कुछ उसने इल्यूमिनेशन क्रिएट किया, कुछ उसने इल्यूमिनेशन क्रिएट किया, तो क्या नेकेड आई से देख लोगे, नहीं देख सकते हो, तो क्या लगाया आपने, डिटेक्टर लगाया, क्या लगाया, डिटेक्टर, माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर। अब ये घूम रहा है, जैसे यहां से यहां तक पूरा क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो आप देख रहे हैं कहां पे इल्यूमिनेशन हो रहा है, कहां पे इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बेटा कि ये सिंगल लेयर ऑफ क्या है, गोल्ड एटम है, तो उसमें एटम्स ही तो होंगे, केवल एटम्स होंगे और जगह कुछ खाली होगी। अब एटम मतलब एटम से मिल मिल के बना, यहां एटम, फिर यहां एटम, फिर यहां एटम ना, फिर ऐसे ऐसे क्या है, एटम्स आपके लगे हुए हैं। ठीक, अब बेटा यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो देखा 99.86 एग्जैक्ट डेटा, हाँ 99.86 अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के स्ट्रेट निकल गए, यहां से भेजा और यहां निकल गए। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन, इससे रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व दिया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है। भाई एटम में होता क्या है, ये बातें, तो ये न्यूक्लियस और ये क्या, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपका ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पूरा है इसको मिला के क्या बनता है, एटम। तो आपने देखा कि ये जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, खाली। ये कहां से आया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद एक बात उन्होंने देखी कि 99.86 तो निकल गया, 99.86 निकल गया एकदम स्ट्रेट परसेंट, अल्फा पार्टिकल क्या निकल गया, एकदम स्ट्रेट निकल गया, तो बचा कितना, 0.14% बचा। 0.14% है आपका, ये डेविएट हुआ मोर देन 1 डिग्री। वो कैसे डेविएट हुआ, मोर देन 1, थीटा बराबर क्या, मोर देन 1 डिग्री, मतलब यहां पर आया। अच्छा बताओ अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, अरे न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, पॉजिटिव है। जब वो न्यूक्लियस के पास आया तो डेविएट हो गया, आया और डेविएट, भाई आके ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एकदम आ रहे, ये तो स्पीड है, एनर्जी दी, स्पीड आई, ये दौड़ा 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 आगे, अरे देखा अरे ये तो पॉजिटिव है, तो ये क्या कर दिया, साइड से चला गया। मान लो ये पॉजिटिव था और यहां पर अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये क्या हुआ, डेविएट होगा, यहां पे आ रहा है क्या हो गया, डेविएट हो गया। भाई इस पे तो नहीं आ जाएगा ना, बात समझ में आई। तो ये क्या कर गया, डेविएट होगा, कितने एंगल से, मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। एक और लाइन समझो, अल्फा पार्टिकल तो सबको पता है ना, डबली चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम आयन। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, डबली चार्ज हीलियम आयन या हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, न्यूक्लियस ही बचा। हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं या डबली चार्ज हीलियम आयन को, अभी लिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब एक बात और देखो, एक और इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि 1 in 8000, 1 in 8000
8000 में केवल एक, कोई 8000 में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो यहां पर टकराया और जिसका डेविएशन मोर देन 90 डिग्री है, जिसका डेविएशन मोर देन 90 डिग्री है। मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या, ये टकराया और ये इधर आ गया, ये टकराया यहां पर और ये ऐसे आ गया। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? जब आपका जो वो हो, जब आपका क्या हो, जो न्यूक्लियस हो वो कैसा हो, न्यूक्लियस बहुत ही सॉलिड हो, न्यूक्लियस बहुत ही सॉलिड हो। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका टकराया और मोर देन 90 डिग्री आ गया, मोर देन 90 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 लाख, 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 लाख नहीं, 10 की पावर 6 क्या होगा, निकालो ऐसा, 10 लाख होगा क्या, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 10 लाख, 10 लाख अल्फा पार्टिकल में, 10 लाख अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री से डेविएट हो रहा है, 180 डिग्री से डेविएट हो रहा है। उसका क्या मतलब है, 180 डिग्री डेविएशन का मतलब क्या है, यहां पर गया और वापस आ गया। अब आप समझ में नहीं आई बात, बहुत तेजी से दौड़ी है और दीवार पर टक्कर मारी है, क्या होगा, पार चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बताया ना उसमें वेव वाले में आपको पढ़ाया था मैंने, पलट के वापस आओगे, जाओगे और फिक्स्ड सरफेस है तो क्या है, पलट के वापस आएंगे। तो ये गया, इसने टक्कर मारी और वापस आ गया। देखो दोनों में अंतर है, 1 in 8,000, 1 in 8,000 से हमको ये पता चला कि इसके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। ये किससे पता चला, 99.86 से, ठीक है। फिर 0.14 से हमको पता चला कि क्या है, इसके पास कुछ है जो 1 डिग्री से डेविएट कर रहा, तो न्यूक्लियस है। और उसके बाद पता चला हमें कि 1 in 8,000 में क्या है, आपका मोर देन 90 डिग्री है। तो बहुत छोटे स्पेस में क्या है, न्यूक्लियस है, छोटे स्पेस में क्या है, न्यूक्लियस है। लेकिन 10 लाख में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी है जो टक्कर मारो तो वापस आ रहा है। दोनों में न्यूक्लियस तो है, लेकिन न्यूक्लियस बहुत ही कंडेंस है। कैसा है, बहुत ही कंडेंस, बहुत ही कंसंट्रेटेड है, बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज्यादा मतलब मास रखा हुआ है, बहुत कम स्पेस में बहुत ही ज्यादा मास रखा हुआ है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। इलेक्ट्रॉन से अगर कंपेयर करने लगो तो बहुत ही क्या है, ज्यादा है। तो एटम का सारा मास लगभग कहां पर होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन तो छोटा सा मास है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, छोटा सा मास है, घूमता रहता है। तो एटम का पूरा मास है कहां पर, न्यूक्लियस में, डेंसली कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, डेंसली कंसंट्रेटेड है। तो ये इन्होंने किया, तो ये जब इन्होंने, देखो बात समझो, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने बस स्कैटरिंग एंगल लिखा ना, कि इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर कर रहे हैं, इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन 10 लाख में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 180 डिग्री पे स्कैटर कर रहा है। और जो बातें मैंने आपकी बताई कि इसकी वजह से एक एटॉमिक मॉडल बना, वो क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल है। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। ये हो गया आपका क्या, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या निकाला हमने, डेटा। तो डेटा तक क्या किसने निकाला, इन्होंने। बाकी उस डेटा का जो कंक्लूजन है वो किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो पहले डेटा लिखेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मॉडल लिखेंगे। मॉडल किस पे बेस है, इस एक्सपेरिमेंट पे। इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी हो रही है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या बोलते हैं इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और डिफरेंट फॉयल के लिए ये जो स्कैटरिंग एंगल है वो डिफरेंट होगा। भाई यहां पे तुमने गोल्ड फॉयल रखा, अब उन्होंने कहा नहीं सिल्वर फॉयल रखो, तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी अलग होगी। भाई गोल्ड की जो डेंसिटी है वो चाहे सिल्वर की भी होगी, नहीं होगी ना, आयरन की भी होगी, नहीं होगी, अलग अलग होगी सबकी ना। तो अगर हम डिफरेंट अगर फॉयल रख रहे हैं तो आपका क्या आएगा, स्कैटरिंग एंगल कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अब इस बातों को हम लोग लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, लिखिए। अच्छा, इसमें जो चीजें मैंने लिखाई हैं आप लोग ने लिख लिया, अरे ये लिख लिया, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बिस्मथ, और ये फिर ये क्या कर रहा है, कोलुमिनेट कर रहा है अल्फा पार्टिकल इनटू थिन बीम। ये क्या है, लेड ब्रिक्स है,
ये दो चारों 1 2 3 4 ये क्या है? लेड ब्रिक्स। क्या काम है? एब्जॉर्ब रेडिएशन, और इसका क्या काम है? कोलुमिनेट करना अल्फा पार्टिकल को बीम में। फिर ये स्कैटरिंग एंगल हो गया, ये माइक्रोस्कोप क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर हो गया, ये हो गया लाइट फ्लैश, यहाँ पे आएगा तो लाइट फ्लैश करेगी। ये जिंक सल्फाइड की क्या है? स्क्रीन है, ठीक। और ये आपकी है थिन गोल्ड फॉइल, ये है सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम, इसकी थिकनेस लिखी हुई है, ठीक है। बस इतना ही है। ये एक लेड का बॉक्स है जिसमें क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। हो गया? चलो इसमें लिखो ऑब्जर्वेशन, हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन। हाँ एक बात और लिख लेना, ये भी लिख लिया ना, 1911 में जर्मन एंड मर्डन हैज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, हैज परफॉर्म, लिखो इन 1911 एच गीगर एंड अर्नस्ट मर्डन, एच गीगर एंड अर्नस्ट मर्डन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी नीट में देखा को साइंटिस्टों के नाम और एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये सब भी मैचिंग में आ जाता है ना, फालतू के सवाल भी आते हैं कभी कभी, तो पता होना चाहिए। एच गीगर एंड अर्नस्ट मर्डन हैज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द सजेशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या रदरफोर्ड ही लिख लो, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब के सजेशन पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया? परफॉर्म किया, ठीक है। फिर देखिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखिए। ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट, या समझ गए तो आगे चलें, लिखा ना? चलो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99.86%, 99.86% went undeviated, and that means went undeviated, that means went straight, ब्रैकेट में लिखिए स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। went straight, that means went straight, स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जल्दी जल्दी लिखो तेजी से। सेकंड पॉइंट, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय मोर देन 1 डिग्री, डेविएटेड बाय मोर देन 1 डिग्री। ब्रैकेट में थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन, थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल, जल्दी लिखो, थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री। थर्ड पॉइंट, 1 in 8,000, 1 in 8,000, कॉमा अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल, 8,000 में एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डेविएट करेगा किससे? मोर देन 90 डिग्री। 1 जल्दी करो बच्चों, 1 in 8,000। कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तुम लोग? आएगा नहीं प्रोफेसर, आगे आएगा कथा बाज के चला जाएगा, समझ में आए या ना आए? ये सारी कहानी कोचिंग तक है। कोचिंग के बाद अगर टीचर से मिलोगे भी तो, एक बार मैं गया अपने प्रोफेसर से मिलने, समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, अब बेटा किस क्लास में आप हैं? तो हमने कहा सर एमटेक कर रहे हैं। तो कह रहा है ठीक है, उसका मतलब जानते हैं? तो हमने कहा हाँ सर मतलब तो जानते हैं, बताया। तो कह रहा है यू आर डूइंग मास्टर इन टेक्नोलॉजी, यू आर डूइंग मास्टर इन टेक्नोलॉजी। और आपसे ये सपोज किया जाता है कि आप बीटेक के बच्चों को पढ़ाते भी थे, वो लैब लेते हैं ना हम लोग, मास्टर के बच्चे जो होते हैं बैचलर के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो अगर आप खुद टीचर हैं, आप पूछ रहे हैं कि पढ़ना कैसे, तो आपको खुद पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? खुद। यूनिवर्सिटी में भी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं ज्यादा सुनवाई कर लोगे तो नंबर खत्म। चलो थोड़ा सा तेज करो, लिखो अच्छा। कहां तक लिख पाई बोलो? हाँ मोर देन 90 डिग्री तो लिख तो लिया है, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। चौथा पॉइंट लिखिए, 1 in 10 की पावर 6,
1 इन 10 की पावर 6, इसको और अच्छे से बोलते हैं 1 इन 1 मिलियन हुआ ना 10 की पावर 6, 1 इन 1 मिलियन, 10 की पावर 6 ब्रैकेट में लिखो 1 मिलियन। 1 मिलियन का आजकल बहुत वो है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन व्यू, मेरे तो 35-36 आते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना काम किसी के वैलिडेशन पे डिपेंड मत करिए, अपना काम अपने पे ही करिए, कोई वैलिडेट करे या ना करे। 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। अच्छा 1 in 10 की पावर 6 ब्रैकेट में लिखो 1 मिलियन कॉमा 10 लैक्स, 1 मिलियन कॉमा 10 लैक्स, कॉमा लिखो अल्फा पार्टिकल डेविएट अबाउट 1 डिग्री 180 डिग्री, अबाउट 180 डिग्री एंड रिटर्न बैक। भाई 10 लाख में कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा, वो क्या करेगा, टकराएगा। और ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा था, उससे क्या ऑब्जर्व किया, वो तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, उसको मॉडल में लिखाएंगे। ये तो केवल एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना। अब उसका उस बेस एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने क्या डेवलप किया, रदरफोर्ड ने क्या डेवलप किया, एटॉमिक मॉडल। तो ये अभी डेटा मैंने लिखा है आपको। एक बात और लिख लीजिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल, एक फॉर्मूला है, आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल, एन बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। यहां पर जेड है एटॉमिक, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फॉयल यूज्ड क्या हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, प्लैटिनम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, के देखो बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, कोई जनरल कांस्टेंट है। के क्या है, कोई कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट हमको नहीं पता, कांस्टेंट है। थीटा बराबर क्या है, दिया होगा तो पूछा जाएगा एग्जैक्टली, तो आपको इसकी वैल्यू दी होगी के की, कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, नहीं ये एन हो गया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल। चलो तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो, इफ 1000 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड at 60 degree, if 1000 alpha particle are scattered at 60 degree, find the number of alpha particle scattered at 90 degree, scattered at 90 degree, scattered at 90 degree। चलो निकालो, 2000, 4000, 500, 250 निकालेंगे, निकालिए आंसर। कितना, 250 आ गया, निकालो बेटा। एक बार n1 लिखो, के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4, थीटा कितना है 60, तो थीटा बाई 2 कितना 30। दूसरी बार लिखो n2 बराबर क्या, के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4, फिर क्या 45 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दो तो के जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई सेम मटेरियल के लिए ही परफॉर्म किया गया होगा ना, सेम फॉइल के लिए ही। एक बार हम देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल एक्साइटेड हो रहा है किसमें, 60 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पे कौन सा स्कैटर्ड होगा, तो आपका जेड क्या होगा, जेड तो सेम है, फॉइल क्या है, सेम फॉइल यूज हो रही है।
जल्दी जल्दी करो। हो गया बेटा? कैसे कर रहे हो? अरे हो गया सवाल? हो गया? चलिए सुन, देखिए इसमें क्या है। इसमें ये दिया हुआ है कि n1 बराबर क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4, और जब थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा बाई 2 कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका के जेड स्क्वायर, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 1/2 की पावर क्या 4, यहां से क्या आ जाएगा 16, तो 16 के जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर है 1000 के। ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड इक्वेशन मान लो n2, n2 बराबर क्या के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर क्या 4 और 45, ये क्या हो जाएगा के जेड स्क्वायर इंटू क्या, हाँ ये 1/√2, उसकी पावर 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दिस डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, अब 2 को 1 से डिवाइड कर लो, n2 अपॉन 1000 बराबर क्या हो जाएगा 4 के जेड स्क्वायर अपॉन 16 के जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, तो n2 बराबर क्या 1000 अपॉन 4, कितना हो गया 250। ठीक है, अरे हो गया। चलो बेटा, मिस्टेक समझ में आ गई आपको? ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखिए। सवाल में कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो कर सकते हो। अब वे मॉडर्न फिजिक्स से बेटा 2-4 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ इसमें वो नहीं है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे न याद करना पड़े, लेकिन अब इसमें तो याद ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं ना। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट होते हैं थीटा एंगल पर, उसका फॉर्मूला ये है। चलो आगे चलते हैं। लिखिए रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। इसमें लिखो लिखो कंक्लूजन फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल इज बेस्ड अपॉन द, लिखो रदरफोर्ड मॉडल इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट, is based upon the गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल ब्रैकेट में अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉयल ब्रैकेट में अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉयल ब्रैकेट में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। फिर लिखिए कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, हेडिंग डालो छोटी सी इसमें, कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखिए मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, इसमें लिखो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। अब देखिए आप लोग तो बायोलॉजी पढ़ते ही हैं, हम लोग का शरीर भी किससे मिलके बना है, एटम से ही मिलके बना है, और एटम का 99.86% स्पेस पार्ट क्या है, खाली है।
तो हमारा जितना शरीर है उसका 99.86 पार्ट क्या है, खाली है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाकी पार्ट क्या है, खाली है। बाकी पार्ट तो न्यूक्लियस है। कितना हमारा मास, जो एक्चुअल मास है वो कितना मास है, 0.14% का मास है। ऑब्जर्व करिए, सही है गलत है बताओ, बात तो सही है, बात तो गलत नहीं है। विजुलाइज करिए थोड़ा। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, आपका शरीर जो है 99% क्या है, खाली है, 1% है केवल, वो 1% भी नहीं है, 0.1 मिला तो एटम से मिलकर बना है, कोई गलती नहीं है इसमें। चलो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बताया। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ब्रैकेट में हॉलो। इसका रीजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं ना हम लोग, ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट ये लिखा, इसका रीजन क्या है लिखो, फिर रीजन लिखे। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, रीजन 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। बेटा कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ब्रैकेट में हॉलो लिखो, फिर उसके नीचे लिखो लाइन, इसका रीजन क्या है, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। अब आपके शरीर में से अगर अल्फा पार्टिकल पास किया जाएगा तो 99.86 कैसा हो जाएगा, पास हो जाएगा। देखो एक्सरे वगैरह होती है वो क्या कर जाती हैं, पास कर जाती हैं, अल्फा पार्टिकल को भी पास करा लेना। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम in a very small space. There is some positive charge inside the atom in a very small space. पॉजिटिव चार्ज है और क्या है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में। अच्छा ये क्यों पता चला, क्योंकि हमने देखा कि 0.14% अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है और ये डेविएट, क्यों डेविएट हो रहा है, ये भी अल्फा पार्टिकल पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन, या हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। हीलियम क्या होता है, 2He4, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया भाई, एक को लगाया तो एक चार्ज, फिर 2 को निकाला तो डबली चार्ज हीलियम आयन या हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, अल्फा, अभी लिखा दूंगा, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, there is some positive charge, there is some positive charge inside atom, inside atom in a very small space। लिख लिया, इसका रीजन लिखो, रीजन 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल deflected by more than 1 degree, deflected by more than 1 डिग्री। फिर लिखिए थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम, थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसंट्रेटेड टू अ एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस, टू अ extremely small space called nucleus, called nucleus। रीजन 1 in 10 की पावर 6, 1 in 10 की पावर 6, 1 in 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल डेविएट बाई 180 डिग्री, डेविएट बाई 180 डिग्री। 1 in 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल डेविएट बाई 180 डिग्री। एक बात और लिख लो, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर, और साइज ऑफ एटम क्या है, साइज ऑफ एटम कितना है, 10 की पावर -10 मीटर। तो
जो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है 10 की पावर -15 और साइज ऑफ एटम क्या है 10 की पावर -10। देखो शब्दों केवल डेटा मत देखो, डेटा को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस कम है कि ज्यादा है? 10 की पावर -15 तो छोटा क्वांटिटी हुई, 10 की पावर -10 उससे कम है। अच्छा दोनों को देख रहे हो तो लग रहा है ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एज्यूम करो कि ये जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये एटम का जो साइज है वो न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 है ना। तो 10 की पावर 5 क्या हुआ भाई? अंतर कितना है? कहीं नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना अंतर है? 1,00,000। एटम का जो साइज है, एटम का जो साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से कितना ज्यादा है? 1,00,000 गुना ज्यादा है। अब आप एज्यूम करके देख न्यूक्लियस कितना छोटा सा है, कितना बड़ा आपका क्या होता है एटम, और कहीं छोटा सा आपका क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या है? 1,00,000 गुना छोटा। या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से जो एटम है वो क्या है 1,00,000 गुना बड़ा। कुछ हल्का फुल्का विजुअलाइजेशन बन रहा है, वरना डेटा लिख के आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं। एज्यूम कर पा रहे हो कि क्या है? न्यूक्लियस बहुत ही क्या, बहुत ही छोटा सा है, और एटम क्या है? अरे तभी तो 99.86% क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे बिना। और छोटा सा कहीं मान लो बीच में न्यूक्लियस से टकरा गया बेचारा, तो क्या किया? डेविएट हो गया। टकराया भी नहीं, मान लो पास आया तो वो डेविएट कर गया 0.1%। और कहीं 10,00,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो होगा वो टकराएगा और 180 डिग्री पे जाएगा। 8,000 में कोई एक पार्टिकल है जो क्या करे? टकराएगा और मोर देन 90। दोनों क्या बता रहे हैं? 8,000 और 10,00,000 वाला क्या बता रहा है कि बहुत ही डेंसली कंसंट्रेटेड है। थोड़ी सी फील आई, समझ में आया? चलो एक बात और लिखो, ये रीजन हो गया। फिर एक लिखिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at particular angle theta, scattered at particular angle theta is different for different metal foil, for different metal foil। डिफरेंट मेटल फॉयल के लिए जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि जो n है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? जेड पर। फॉर्मूला लिखा था ना अभी n का, लिख लो। n बराबर kz स्क्वायर, n बराबर kz स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। यहां पे लिखो n डिपेंड अपॉन z। n किस पे डिपेंड कर रहा है? z पर। लिखने के लिए तैयार ही है, मॉडर्न फिजिक्स में लिखना बहुत पड़ेगा। फिर लिखिए एक लाइन और लिखो, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस। डिफरेंट मेटल होंगे तो उनपे देखो, यहां पर न्यूक्लियस पे क्या क्यों डेविएट हो रहा है? चार्ज के कारण ही तो हो रहा है, तो क्या होगा? डिफरेंट चार्ज होगा। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस। अच्छा कोई मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा? कोई मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा? हाँ बोलो। अरे पॉजिटिव तो होगा महाराज, होगा कितना? कोई मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? अरे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़े हो क्या? तुम भी गलत बता रहे हो। अरे बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर Z। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्यों है? प्रोटॉन के कारण है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और एक उसका क्या बोलेंगे? तो ये किसके बराबर हो? इसका जो चार्ज होगा किसके बराबर होगा? Ze। किसके बराबर होगा? Ze। प्रोटॉन का चार्ज भी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मानते हैं? E मानते हैं भाई। उसका प्लस ई, उसका माइनस ई।
भाई इलेक्ट्रॉन का क्या मानते हैं, माइनस ई, इसका क्या है प्लस ई। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ई तो होता है। अरे बिल्कुल शून्य हो क्या मतलब क्या है भाई, कहाँ हो, ये तो पढ़ा होगा। अरे भाई ये आपका क्या है, मान लो कोई न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस किससे बन के बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक, अरे एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ये मान लो ये जेड है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड। तो यहां पर न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा, Z इंटू ई, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, Z क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, प्लस ई, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस ई। तो हमने डिफरेंट मेटल ले लिया, तो उसका न्यूक्लियस यहां पर होगा, उसका न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेडी अलग होगा। तो अब जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो, भाई अब चार्ज अलग हो गया, अल्फा पार्टिकल तो अभी भी सेम है, डबली चार्ज हीलियम आयन, वो जा रहा है टकरा रहा है, तो अब कुछ स्कैटर, अब वो फोर्स वगैरह क्या, डिफ्लेक्शन वगैरह क्या ज्यादा हो जाएगा, तो अब क्या होगा, डेविएशन चेंज हो जाएगा। ये नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अरे ऐसे मत बोलो, तुम लोग तो एकदम उसमें ले आते हो, पढ़ा होगा। ये क्या है, 9th की फिजिक्स है, ये पढ़ाया भी होगा। इतना नहीं पता आप लोग को, न्यूक्लियस में एटम क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो नोट कर लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किससे बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। चलिए अच्छा हो ये बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बताते तो फिर सवाल कैसे कर पाते तुम लोग। हेलो हेलो, बताओ, बताइए। कोई बच्चा यहाँ मैथ्स बैकग्राउंड का तो होगा नहीं ना, मतलब वैसे तो नीट की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। जेई का फॉर्म आया हुआ है, तो कोई अगर जानने वाला होगा, किसी को करना होगा तो फॉर्म डाल देना। जेई के पेपर 2 बार होते हैं ना, मेंस 1 एंड मेंस 2, 2 बार होता है, 2 मौके हैं। आप लोग भी आवाज उठाइए, आपको भी मिलना चाहिए। जेई को क्यों मिल रहा है भाई, नीट वालों को भी मिलना चाहिए। हाँ एडवांस होता है वो केवल आईटी में एडमिशन के लिए होता है ना, आपको तो कॉमन हो गया, वो केवल आईटी में एडमिशन के लिए, वरना 2 मौके तो हैं मेंस क्लियर करने के लिए, और मेंस भी निकल गया अच्छे से तो अच्छी एनआईटी तो मिल ही जाती है। एक तरीके से 3 मौके, 2 मेंस के और तीसरा एडवांस में आईआईटी का और मौका है, और आपके पास एक ही मौका है। वैसे बीच में सर्कुलर आ रहा था कि नीट को 2 बार कराया जाए, साल में 2 बार कराने का ऐसा चल रहा था, लेकिन 2 बार करा के भी कुछ होगा नहीं, बिना पढ़े तो तब भी नहीं होगा चाहे 2 बार कराए या 4 बार कराए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बर्डन और हो जाएगा, दिसंबर तक खत्म करना है सिलेबस और ये और वो। चलिए कोई बात नहीं, आगे चले, हो गया। नेक्स्ट लिखो, द इलेक्ट्रॉन, कितने पॉइंट लिख लिया आपने, 4 पॉइंट हो गए ना, 5वां पॉइंट लिखो, 3 नहीं 4 होंगे। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, फिर 0.14, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड 10 लाख वाला, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 हो गया। 5वां लिखिए, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाई
द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये एक ऐसे ही पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसको मिटा दे रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव न्यूक्लियस बट दे डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, दे डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। दे डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये आपका क्या है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस को तो इसके पास चले जाना चाहिए भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो क्या करना, चले जाना चाहिए। तो ये जाएगा यहां पर, फॉल बैक होगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं भाई हम तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, हम गोल गोल घूमेंगे। तो ये क्या करेगा, गोल गोल घूमने लगा। तो जो इस पे फोर्स लग रहा है वही इसको क्या दे देगा, सेंटीपिटल फोर्स। भाई Fe जो है, फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बिकम थ्रू द सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और तुम्हें समझा दूं, यहां पर देखो, जब भी फोर्स लगेगा तो क्या एक्सेलरेशन आना चाहिए, जब भी फोर्स लगेगा तो क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए। फोर्स बराबर क्या है, ma। तो फोर्स अगर कुछ है तो एक्सेलरेशन भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता है। और भी आपको बात समझ में आती है कि अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज ही हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो तो देयर इज अ एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है उसके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और इसी सेंटीपिटल फोर्स और इसी एक्सेलरेशन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे फॉल बैक नहीं करता है, यहां पर टिका रहता है, यहां पर टिका रहता है। लेकिन एक बात तो इन्होंने गड़बड़ बता दी, इन्होंने ये बताया, रदरफोर्ड साहब ने बताया सब कुछ सही था, अब तक का मॉडल था एटम में 99% इम्पिटी है, छोटा सा न्यूक्लियस है, काफी डेंसली है, पॉजिटिव चार्ज है, ये सारी चीजें इन्होंने सब कुछ सही बताया। एक इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। और यही क्या बन गया, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जिसको किसने दूर कर दिया, नील बोहर ने, नील आर्मस्ट्रांग नहीं, नील बोहर ने दूर किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है, उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में फिक्स्ड है, उसकी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स्ड है, ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, उसी में वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। अभी लिखाते हैं, तो ये बात तो लिख लिया तुमने, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये हो गया। एक लाइन इसमें और लिखो, इट यूटिलाइजेस दिस फोर्स, it utilizes this force as centripetal force, it utilizes this force as centripetal force and revolve in any circular orbit, और इसको अंडरलाइन कर लेना, and revolves in any circular orbit around nucleus, in any circular orbit। फिर लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बराबर सेंटीपिटल फोर्स, Fe बराबर क्या, Fc। ये डायग्राम बना के इसको नोट कर लीजिए, Fe बराबर Fc। तो आपने देखा डाल्टन साहब से स्टार्ट किया, डाल्टन ने तो बता दिया था कि एटम क्या अनकटेबल है,
मतलब एक ही एटम ही है, बाकी तो सब एटॉमिक एटम है ही नहीं। फिर थॉमसन क्या था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ, उन्होंने बोला वही तरबूज में बीज की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने थोड़ा थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर किया, बट एक गलती कर गए। गलती क्या कर गए, मतलब ऑब्जर्वेशन उनका था कि ये क्या कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया, यहां तक रदरफोर्ड तक हम बात आए। अब थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। अच्छा, एक लाइन ये भी लिखना है। चलो एक चीज और लिखते हैं इसमें। देखो, अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो कितनी दूरी तक इसके पास आएगा, कितनी दूरी तक आएगा। देखो बनाते हैं, हो गया, इसको मैं डाल दूं, हेडिंग डालो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बना लीजिए इसको, इनिशियल पोजीशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव। चाहो तो लिख दो इसी पर। बात समझिए, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल आपका ये वही लेड बॉक्स है, और ये आपका सोर्स है।
ये लेड बॉक्स हो गया और यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था और आपकी गोल्ड फॉइल पे टकरा रहा था। गोल्ड फॉइल में भी किस पे टकरा रहा है बच्चों, बात समझ लीजिए, सुन लीजिए पहले। गोल्ड फॉइल में क्या है, सिंगल लेयर ऑफ एटम की क्या है, लेयर है, उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो उस न्यूक्लियस पे ये जाके टकरा रहा है, मान लो टकराएगा तो है ही नहीं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कितना पास इसके जा सकता है, डिस्टेंस भाई जाएगा ना, यहाँ पे इसके पास भी स्पीड है, ये मूव किया, काइनेटिक एनर्जी कुछ यहाँ पर वोल्टेज वगैरह दिया, उससे क्या करा, मूव किया, मूव करके जाएगा तो कितनी पास जा सकता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितनी पास ये किसके जा सकता है, न्यूक्लियस के कितने पास तक जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बात समझिए, इस न्यूक्लियस के टर्म में ये जो अल्फा पार्टिकल जहां से निकल रहा है वो इनफाइनाइट है। इस न्यूक्लियस के से देखा जाए तो ये जो अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है कितनी दूरी पर है, इनफाइनाइट। सोचो ये तो न्यूक्लियस था, इससे 1 लाख गुना तो दूरी पे कहां है, इलेक्ट्रॉन। इस न्यूक्लियस से 1 लाख गुना दूरी पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद भी क्या है, दूरी लगी हुई है कहां पर, ये तो बाहर है, एटम के बाहर। तो उस न्यूक्लियस की तुलना में जो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है ना। एक चींटी यहां खड़ी हो जाओ दीवार को देखे तो उसके लिए दीवार कैसे दिखाई देगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, आपको बताया था ना, 25 लाख करोड़ हो उसमें 10-20 हजार रुपए डाल दो तो क्या है, वो अभी भी 25 लाख करोड़ ही है, समझ में आया। तो इसको क्या दिखाई देगा, इनफाइनाइट दिखाई देगा। अब यहां पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एक बात और आप लोग समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये नोट कर लो, अभी समझाएंगे तुम लोग को जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे। Q1 Q2 अगर दो चार्ज हैं और Q1 Q2 उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और यहां पर Q1 और Q2 विथ साइन रखे जाते हैं, ये भी ध्यान रखने का। Q1 और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, कैन बी, और दोनों का मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव का कुछ अलग मतलब है, नेगेटिव का कुछ अलग मतलब है। तो Q1 Q2 दोनों क्या रखे जाएंगे, आप विथ साइन रखे जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग को पता है, पता नहीं भी है तो इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखो यहां पर UI बराबर Q1 Q2, पहला चार्ज कौन सा, अल्फा पार्टिकल, और ये क्या दूसरा चार्ज Q2 क्या, अच्छा Q2 का पहले चार्ज निकालना है, हाँ ये भी तो है। तो मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है Z, तो चार्ज Q2 क्या हो जाएगा Ze। अभी समझा दिया था ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज E, तो कितना हो जाएगा Ze। तो Q2 कितना हो गया Ze। अच्छा Q1 तो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, अच्छा अभी तक कराया नहीं, आपको पता है अल्फा पार्टिकल में कितना है, 2 चार्ज है, कितना है भाई, हीलियम He++ को बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। तो इसमें कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से हमने देखा Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट। भाई अभी तो ये निकला है, जब निकला है तो दूरी क्या है इनफाइनाइट, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मान लो काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। उसके बाद करेंगे 1 अपॉन, ये फाइनल है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल, अब ये यहां पर पहुंच गया, अल्फा पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, तो अब तो क्लोजेस्ट अप्रोच है, अब इसके बीच में दूरी कितनी R0। अब क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E और इसका Ze अपॉन क्या R0, ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी 0, भाई यहां पर आके वो क्या हो गया, उससे काइनेटिक एनर्जी होती तो और आगे जाता, अब क्या हो गया 0 हो गया, तो वहां पे 0 हो गई कहानी, ये हो गई 0। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/, ये देखो 2 है, ये Z है, समझ में आ रहा है ना, ये 2E ये Ze, तो E² तो ये क्या हो जाएगा,
आर नॉट को इधर ले आओ तो हो जाएगा ये क्या, 2Z(E²/4πε0) काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख लो चाहे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये ज्यादातर फर्मी में आता है, किस में आता है, फर्मी में। और फर्मी क्या होता है, जैसे यहां पर तो देखो ई की वैल्यू किस में रखोगे बेटा, एसआई यूनिट रखोगे। ये 1/4πε0 क्या होता है, 1/4πε0 किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ ये भी एसआई यूनिट होती है। तो ये किस में आया, मीटर में निकल के आया। लेकिन फिर अप्रोक्सीमेशन वगैरह करोगे तो ये किस में निकल, फर्मी में आएगा। 1 फर्मी बराबर क्या होता है, बोलो कितना, पक्का कि 18 क्या होता है, अच्छा वहां तक नहीं गए, चलो छोड़ो। पीको वगैरह होता है, वो पीको 12 होता है, 18 क्या होता है, 18 भी होता है कुछ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा -15 तो देखा देखा लग रहा है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के एकदम करीब पहुंच गया ये, न्यूक्लियस है क्या है, एकदम करीब, टकराने वाला है, लेकिन टकराया नहीं क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो क्या कर दिया, अपोज कर दिया, एकदम यहां से दौड़ा 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 कहां तक पहुंच गया, एकदम न्यूक्लियस के पास तक। वो आर नॉट कितना निकाल लिया, तभी तो फर्मी में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, फिर कुछ और तरीका लगाएं। थ्योरी है बेटा, रटना ही है, लिखा नोट किया, एक बार घर पे जाके पढ़ो, इसको रिवाइज करो, जो चीजें हैं वो हैं। अब ये क्यों जा रहा है सर जी, ऐसा ही क्यों पहुंच रहा है, अब वो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ऐसा होता है, बस लगा दिया। चलिए आगे चलें। देखो हो गया, चलें आगे चलें। देखो हमने निकाला, अब ये बताइए कि आर नॉट की मिनिमम वैल्यू चाहिए। आर नॉट मिनिमम कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब के मैक्सिमम होगा तो आर नॉट मिनिमम होगा। भाई हम क्या चाहते हैं, अगर मान लो हम चाह रहे हैं कि इसको क्या करना है, कितना, और ये तो आर नॉट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको हम एकदम इसकी क्या चाहते हैं, मिनिमम। तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या कर दें, बढ़ा दें। बात समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ निकल रहा था, कुछ आर नॉट तक पहुंच जाता, अब और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, तो और ज्यादा जाएगा कि पहले ही रह जाएगा, और ज्यादा जाएगा। और बढ़ा दिया काइनेटिक एनर्जी तो और ज्यादा गया, और ज्यादा पास गया तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच कम होती चली गई। तो आर मिनिमम के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। तो यहां पे जो वोल्टेज सोर्स लगाया था वो क्या दे रहा था, इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा था। वो बोला था ना मैंने, कितने से कहां तक बोला था, याद दिलाओ जैसा, हाँ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बेटा, कैपेसिटी भी तो ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी या जल ही गया, कैपेसिटी भी तो होती है। कोई भी सोर्स पार्टिकल है, उससे आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको उतनी एनर्जी दे सकते हो जिससे अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता रहे। और ज्यादा एनर्जी दी, ब्रेकडाउन ही हो गया। और ज्यादा एनर्जी दी तो ब्रेकडाउन हो। तुम लोग देखोगे ट्रांसफार्मर कहीं कहीं जलते हुए दिखाई देते हैं, वो क्यों होता है भाई, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उस पर लोड है, उससे ज्यादा लोड आ गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन में क्या होता है, ब्रेकडाउन आप लोग जानते हैं, एटम्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होता है, उसमें क्या हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, उसका क्या हो जाता है, उसके जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, चलिए उसमें जाने में जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इज मैक्सिमम, देन आर नॉट विल बी मिनिमम। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये लोग कर ही रहे थे, तो इन्होंने कहा चलो अच्छा करके देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना ले लें,
तो हमने देखा 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लो। फिर हमने देखा अच्छा 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो, और जेड की वैल्यू है, गोल्ड के लिए जेड कितना है 79, क्या है 79। तो आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 जेड की वैल्यू 79 रखा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू मैंने दे ली। सॉल्व किया, करो मत सॉल्व, मान लो ये सारी वैल्यू रखे हमने, सॉल्व किया तो आर नॉट की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। इसी को कह सकते हो 30 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इसी को कह सकते हो क्या 30 फर्मी, इसको कह सकते हो 30 फर्मी। तो हमारी आर नॉट कितना आ गया 30 फर्मी आ गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू आ गई। ये कितना आ गया 30 फर्मी। और गोल्ड का न्यूक्लियस जो होता है वो लगभग होता है 6 फर्मी। क्या होता है 6 फर्मी। तो उसके कितना हो गया, पास में आ गया। उतना नहीं लिखना है, बस आर नॉट लिखना है। आर नॉट कितना आ गया 30 फर्मी। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। मेरी क्लास आज कितने बजे तक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। अल्फा पार्टिकल of kinetic energy 5 million electron volt. Alpha particle of kinetic energy 5 million electron volt. Alpha particle of kinetic energy 5 million, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो क्या करेंगे 5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस। फाइंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बताओ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ
ड्रॉबैक कॉमा लिमिट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसमें लिखिए इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो एक साहब थे, दो चीजें आपको बताते हैं बच्चों, देखिए समझिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। एक चीज होती है, जैसे मैं पढ़ा था न्यूटोनियस मैकेनिक्स, क्या पढ़ा था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसी को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल। अच्छा, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने वाला, जैसे क्लासिकल संगीत होता था, तबला बांसुरी, अब क्या चल रहा है? फ्यूजन वगैरह चल रहा है ना। तो क्लासिकल चीजें अलग थी और मॉडर्न चीजें अब अलग हैं। तो पहले क्लासिकल, जैसे जो मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स, फोटोन की बातें कर रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बातें कर रहे हैं, ये सब किस में आ गया? क्वांटम मैकेनिक्स में आया। किस में आ गया? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स बिल्कुल ही एप्लीकेबल। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया कि नहीं लगाया? कहां से आया? न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। और पढ़ क्या रहे हैं? ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा एप्लीकेशन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें लॉज क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, कुछ लॉज हम सेम रहते हैं, ज्यादातर लॉ फॉलो नहीं होते हैं। तो क्लासिकल जैसे मैकेनिक्स था, वैसे क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है और क्लासिकल मैग्नेटोस्टैटिक भी। अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिकल मैग्नेटोस्टैटिक में मैक्सवेल साहब थे, वो बोलते थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो अगर कहीं रिवॉल्व कर रहा है, कहीं पर मूव कर रहा है, तो वो एमिट करेगा रेडिएशन। क्या करेगा? एमिट करेगा रेडिएशन। हम लोग पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक में, हम लोग पढ़ेंगे कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं। रेडिएशन का मतलब फोटोन, रेडिएशन का मतलब फोटोन। एमिट कर रहा है मतलब एनर्जी लूज कर रहा है, एमिट कर रहा है मतलब एनर्जी लूज कर रहा है, और एनर्जी लूज कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो जब हमने बोला कि यहां पर न्यूक्लियस था, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके राउंड राउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है। बोलो यस और नो? यस। घूम रहा है मतलब इसके पास वेलोसिटी है, बिल्कुल है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये क्या करना चाहिए? रेडिएशन को एमिट करना चाहिए, और रेडिएशन को एमिट करेगा, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एनर्जी कम होती जाएगी तो ये घूमते 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 आएगा और कोलाइड कर जाएगा, मतलब एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये यही मतलब है। पहला पार्ट क्या लिखाया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता, रदरफोर्ड साहब ने तो बोला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उन्होंने बोला किसी भी ऑर्बिट में कर रहा है। मतलब उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये नंबर ऑर्बिट है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। उन्होंने बोला किसी में भी कर रहा है, कहीं भी कर सकता है। तो क्या कर सकता है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अनुसार क्या होना चाहिए? रेडिएशन एमिट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आके आपके क्या हो? ऐसे घूमते घूमते आएगा और यहां पर चला आएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये स्टेबल एटम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फिर एक लाइन और लिखो। मैक्सवेल सेड that an accelerated particle emit radiation ब्रैकेट में एनर्जी। रेडिएशन क्या है? एनर्जी ही तो है। फिर और लिख लो, दिस इज इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इज इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इसमें, रदरफोर्ड said that electron has acceleration. Rutherford said that electron have radiation. नहीं, electron have acceleration. Electron have acceleration, and electron is a charged particle. And electron is a charged particle. And Maxwell said that electron continuously emit radiation. Maxwell said electron continuously emit radiation, ब्रैकेट में emit radiation, ब्रैकेट में losing energy. रेडिएशन emit कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? losing energy. And this will happen in 10 की पावर -8 सेकेंड. ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और अपने न्यूक्लियस में आके गिरेगा, ये कितनी देर में हो जाएगा? 10 की पावर -8 सेकेंड. दिस विल हैपन इन 10 की पावर -8 सेकेंड. एंड एटम विल नॉट बी स्टेबल. अब क्या होगा? एटम स्टेबल नहीं होगा. नेक्स्ट लाइन से, रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना. रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए. इट कैनॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. इट कैनॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट spectrum of atom. Rutherford said it cannot explain discrete spectrum of atom. It cannot explain, it मतलब क्या? Rutherford का मॉडल. It cannot explain discrete spectrum of atom. बात समझो बच्चों, कंफ्यूज में. स्पेक्ट्रम सुनते ही समझ में नहीं आ रहा. क्या होता है स्पेक्ट्रम? व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास किया, 7 लाइटें मिली, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. या वेवलेंथ अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. वो तो विजिबल स्पेक्ट्रम है. आपके पास पूरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एक्सरे से लेके आपकी इंफ्रारेड और पूरी कहानी सारी कराया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और जो विबग्योर है वो क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम. क्या है? विजिबल, जो अपनी आंख से आप देख सकते हैं. इंफ्रारेड भी है, बहुत सारी हैं, एक्सरेज भी हैं, बहुत सारे स्पेक्ट्रम है. जहां अच्छा उसमें स्पेक्ट्रम में हो क्या रहा था? लैम्डा क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था. तो मैं बोल रहा हूं कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. मतलब समझिए कि कोई स्पेक्ट्रम है एटम का, तो ये इसमें सर्टन वेवलेंथ होंगी और सर्टन वेवलेंथ नहीं होंगी. सर्टन वेवलेंथ होंगी और सर्टन वेवलेंथ नहीं होंगी. अब ये सब थोड़ा नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कराऊंगा, तब समझ में आएगा आपको 2 क्लास के बाद. ठीक है, लेकिन ये जो रदरफोर्ड का साहब कह रहे थे, ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं बेटा. देखो, रदरफोर्ड कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और यहां पे भी घूम सकता है और यहां पे कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है. लेकिन एक बात है बेटा, देखो यहां से यहां जाने में कुछ एनर्जी लगेगी, यहां से यहां जाने में कुछ एनर्जी लगेगी, यहां से यहां जाने में कुछ एनर्जी लगेगी. और एनर्जी किसके बराबर होती है? Sc बाई लैम्डा. तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, यहां से और यहां पर गया, तो इसका मतलब कुछ फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया, एनर्जी अपनी बढ़ाई और आगे चला गया. अगर ये यहां से यहां मान लो आया, तो इसने फोटोन के रूप में क्या की? एनर्जी को लूज किया और नीचे आ गया. तो होता क्या है, जब ये आपका एब्जॉर्ब करके ऊपर के हायर ऑर्बिट में जाता है तो क्या बनता है? तो Sc एनर्जी क्या होती है? Sc बाई लैम्डा. तो इस वेवलेंथ की लाइट को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. इस वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. अच्छा, फिर किसी और वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, यहां पे पहुंच गया, किसी और को एब्जॉर्ब किया, यहां पे पहुंच गया, तो इसको सबका लैम्डा
अलग अलग, सबका लैम्डा अलग अलग, वो क्या बनाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बनाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, जिस लैम्डा को उसने एब्जॉर्ब किया। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा डिटेल में, पूरा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह पूरी बनवाएंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर ये लूज कर रहा है, लूज कर रहा है ना, यहां से यहां आया तो कुछ एनर्जी लूज किया, एनर्जी बराबर एससी बाई लैम्डा, तो कुछ लैम्डा आया। फिर यहां से यहां आया तो कुछ और एनर्जी है, तो एससी बाई लैम्डा, लैम्डा 2। फिर इसका लैम्डा, तो वो क्या, अब एमिशन हो रहा है, अब क्या हो रहा है, एमिशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा बनेगा उसमें क्या बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। और एक्चुअल में एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, तो ये बात सही भी है। डिस्क्रीट होने का मतलब क्या है, कुछ वेवलेंथ है और कुछ वेवलेंथ नहीं है, ये बात सही भी है। ये बात, भाई सारी वेवलेंथ कैसे हो सकती हैं, सारे लैम्डा के फोटॉन आ रहे हैं क्या, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो सारी वेवलेंथ तो नहीं हो सकती, कुछ कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी, कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी। लेकिन अब रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ये क्या है, कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। तो इन्होंने देखा, अच्छा कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है मतलब यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या है, इनके पास एनर्जी है। हर एक, मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, अगर इतना एनर्जी डिफरेंस हुआ तो पता चला यहां से कूद आया, कुछ घटा बढ़ा तो दूसरे से कूद आया, तो स्पेक्ट्रम कैसा मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, कंटिन्यूअस। थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, समझाएंगे बाद में। तो ये कोई भी लाइन हो सकती है ना, थोड़ा और डिटेल में समझो। जैसे पॉजिटिव है यहाँ पर, तो बेटा आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा अगर पता होगा तुम लोग को, तो इसका एनर्जी लेवल होता है -13.6, इसका होता है 5 पॉइंट समथिंग, इसका 0.8 कुछ समथिंग होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके एनर्जी क्या है, फिक्स है, इसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, फिक्स है। तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी किसके, फोटॉन की एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो ये यहां से कूद आएगा। फिर इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतना ही फोटॉन मिल जाएगा, तो ये कूद आएगा या आगे चला जाएगा। शॉर्टकट में समझो, अभी समझाऊंगा बहुत डिटेल में आएगा। बस इसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, फिक्स है। लेकिन रदरफोर्ड साहब तो करें कि ये भैया फिक्स नहीं है, ये तो क्या है, कोई भी है, तो कोई भी है तो एनर्जी भी कोई भी है, तो सारी वेवलेंथ आपकी आ रही है। तो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। जो एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसका एनर्जी लेवल भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे फर्स्ट को बोलते हैं के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, याद है। ये किसके बराबर, n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, ये n बराबर 3 के लिए, ये n बराबर 4 के लिए। ये जो 2 है ये बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको n बराबर 3, के एल एम, m क्या है 3, थर्ड ऑर्बिट और थर्ड सेल और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अरे कुछ है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा, अब आ गया, मतलब समझ में आ गया। अब m क्या है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट। k बराबर 1 क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये आपका ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो सबकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, और इसी फिक्स में क्या कर सकता है, घूम सकता है। अब हमने इसको एनर्जी दी, इसको कुछ एनर्जी दी तो यहां से यहां चला गया, फिर कुछ और एनर्जी दी तो ये यहां से यहां, फिर कुछ एनर्जी दी तो यहां से यहां। एनर्जी दी का मतलब क्या है, ये फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी मतलब रेडिएशन, रेडिएशन मतलब फोटॉन्स। अच्छा ये यहां से यहां आ रहा है, वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो कुछ फोटॉन
चले जाएंगे, कुछ फोटॉन चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो रदरफोर्ड साहब ने कितना लिखा दिया मैंने, हाँ फिर लिखो, रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in any circular orbit, in any circular orbit, and Rutherford said that electron can revolve in any circular orbit, then and it should have a continuous spectrum, and it should have a continuous spectrum which later on found to be incorrect, रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि स्पेक्ट्रम कैसा है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको लेटर ऑन फाउंड कैसे किया गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बोहर एटॉमिक मॉडल, छोड़ रहे हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो चलिए कल चर्चा करेंगे इसकी, बोहर एटॉमिक मॉडल की।